दर्शकों, आज हम आए हैं मध्य प्रदेश के खंडवा में, जहां कपास अनुसंधान केंद्र है, जहां कपास से संबंधित कई नए अनुसंधान किए जा रहे हैं और कई नए पहलुओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। जैसे कि कपास के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है, कौन सी जलवायु या कौन सी मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होती है, इसी पर भी अनुसंधान किए जा रहे हैं। साथ ही जैविक विधियों से किस तरह से उर्वरक तैयार की जाए, इस पर भी नए नए अनुसंधान किए जा रहे हैं। तो चलिए इसी विषय पर बातचीत करते हैं हमारे विशेषज्ञों से। किसान भाइयों, जैसा कि हम आप सभी जानते हैं कि ये जैविक उर्वरक हमारे खेतों के लिए, हमारी फसलों के लिए कितने आवश्यक हैं, कितने उपयोगी हैं, किस प्रकार से ये जैविक उर्वरक यहाँ पर लैब में तैयार किए जाते हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। आज हमारे बीच में है डॉक्टर DK श्रीवास्तव जी, जो कि साइंटिस्ट हैं कपास अनुसंधान केंद्र खंडवा से। डॉक्टर साहब, आपका हम कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार साहब। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जैविक विधियों द्वारा उर्वरक तैयार किए जाते हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे सबसे पहले तो कि इस अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब और कैसे हुई और किस प्रकार से यहाँ पर उर्वरक तैयार किए जाते हैं, और साथ ही साथ यदि हम किसान भाइयों की बात करें तो उनको किस प्रकार से यहाँ से फ़ायदा मिलता है। इस अनुसंधान केंद्र की स्थापना, जो कपास अनुसंधान परियोजना है, वो 1967 में यहाँ शुरू हुई थी। जी। सन 2012 से इस केंद्र पर जैविक कपास पर भी अनुसंधान कार्य किए जा रहे हैं, और उसी के तहत सन 2018 में हमको इस केंद्र को जैविक कपास उत्कृष्टता केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त हुई, और तब से हमने ज़्यादा जैविक कपास उत्पादन की विधियों के विकास के लिए काम करना शुरू किया है। उसी के लिए हमको इस लैब की स्थापना के लिए मध्य प्रदेश सरकार से फाइनेंशियल असिस्टेंस मिला है, और हमने इस लैब की स्थापना की है। इस लैब में हम जैविक फर्टिलाइज़र, बायो फर्टिलाइज़र जो कहते हैं, जिनको जैविक उर्वरक भी कहा जाता है, उनका उत्पादन करते हैं। ये जैविक उर्वरक वो चीज़ें होती हैं जो जिसको बैक्टीरिया कहते हैं, उसके माध्यम से ये जो बैक्टीरिया होते हैं ज़मीन के अंदर जाने पर पोषक तत्वों का उत्पादन करते हैं, जो कि हमारे पौधों को मिलता है। फ़ायदा इससे होता है कि जैसे हम केमिकल जब हम डालते हैं तो हमारी ज़मीन को नुकसान हो रहा है, और कई तरह से वो हमारे शरीर को भी नुकसानदायक होते हैं। तो उसके लिए यदि हम उनकी जगह पर जैविक चीज़ों का उपयोग करें तो भी हम अपनी फसलों को वो पोषक तत्व उपलब्ध करवा सकते हैं। तो इस जो लैब है जो हमने तैयार की है, इस लैब में हम मुख्य रूप से राइजोबियम, जो कि पल्स फसलें हैं, जो पल्स की जितनी हैं, जिनको फसल अपन दलहनी फसल कहते हैं, उन फसलों के लिए ये उपयोगी होता है। उसमें उसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए ये लाभकारी है। तो इस राइजोबियम का हम यहाँ उत्पादन करते हैं। दूसरा, हम इसमें एजोटेबैक्टर बनाते हैं। एजोटेबैक्टर भी एक बहुत अच्छा जैविक बायो फर्टिलाइज़र है, जो कि अन्य फसलों, जो पल्स के अलावा जो दूसरी फसलें होती हैं, उनके लिए उपयोगी होता है। फिर हम यहाँ PSB बनाते हैं। PSB जो होता है फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। ये ऐसा बैक्टीरिया है जो ज़मीन में जो फास्फोरस जमा रहता है उसको उपलब्ध करवाता है फसलों के लिए। तो हमको अलग से फास्फोरस देने की आवश्यकता नहीं है, या हम जो फास्फोरस डालते हैं उसको हम कम मात्रा में डाल के इसका उपयोग करके किसान की जो है बचत कर सकते हैं। तो इस तरह से हम और भी, हमारे यहाँ बेस्ट डिकम्पोजर भी बनाया जा रहा है। बेस्ट डिकम्पोजर एक बहुत अच्छी क्वालिटी का हम तैयार कर रहे हैं। ये भी फसलों के लिए उतना ही अच्छा उपयोगी है जितना दूसरी खाद हम डाल के इस फसलों को उपज को बढ़ाते हैं। उसी तरह से ये भी जो है फसलों की उपज को बढ़ाने के लिए एक अच्छा उपयोगी संसाधन है, जो जैविक रूप से तैयार किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि किसानों को कैसे उपलब्ध होता है। तो किसान हमसे कई तरह से जुड़े हुए हैं। हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र है, उसमें करीब 35 से 36 हज़ार किसान जुड़े हुए हैं। उनको हम सीधे जो है यहाँ से संदेश भेजते हैं, और वो हमसे संपर्क करते हैं। वहाँ हम उनको यहाँ लाके दिखाते भी हैं कि हम ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, इन प्रोडक्ट का कैसा उपयोग है, किन फसलों में आप
किस तरह से इसका उपयोग कर सकते हैं, ये सारी जानकारी हम उनको देते हैं। इसके अलावा हम अपने खेतों में भी इनका एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उनका प्रयोग कर रहे हैं, वहाँ डाल रहे हैं कि किस तरह से उसका प्रभाव किसानों को दिखाया जा सके। और जब ये फसलें तैयार होती हैं तो हम किसानों को विजिट करवाते हैं ताकि वो देख सकें कि जो केमिकल वाली फसल है और जो बायो फर्टिलाइज़र वाली फसल है उसमें क्या अंतर है। तो इस तरह से हम अंतर करके उनको दिखाते हैं, उनके रुझान को इस तरफ बढ़ाते हैं। तो अब हमने देखा है कि पिछले 2-3 साल से किसान खुद रुचि ले रहा है और वो खुद हमसे संपर्क करता है, यहाँ से आके ले भी जाता है। दूसरी बात ये होती है कि जैसा आपने पूछा था कि क्या ये खुद किसान तैयार कर सकता है। जी जी। तो इसमें ये बात हो रही थी जैसे कि यहाँ पे तो अनुसंधान केंद्र पे एक बड़ी यहाँ पे लैब स्थापित है, यहाँ पे कई फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन यदि अब सामान्य किसान की बात करें कि क्या वो अपने लेवल पे इसको तैयार कर सकता है, तो वो कैसे कर सकता है? जी हाँ, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो किसान अपने मतलब इनको तैयार तो नहीं कर सकता, मगर हमारे पास से उसका कल्चर ले जाके अपने खेत पे उसको बढ़ा सकता है। उसको वो बढ़ाने के मैं तरीके बता सकता हूँ कि जैसे बेस्ट डिकम्पोजर है, तो इसको वो यहाँ से थोड़ी मात्रा में ले जाके अपने घर पे उसको बड़ी मात्रा में कर सकता है, क्योंकि इनकी मात्राएं थोड़ी ज़्यादा लगती हैं। जैसे हम बात करते हैं कि बायो फर्टिलाइज़र यदि उसको अपने खेत में डालना है एक अच्छी उपज लेने के लिए, तो कम से कम 3-4 लीटर उसको प्रति हेक्टेयर की दर से डालना होता है। अब वो इतना यदि नहीं खरीद पाता है तो हमारे यहाँ से 100 ग्राम 200 ग्राम ले जाके अपने घर पे उसको बड़ी मात्रा में कर सकता है। वो किस प्रकार करेगा? उसके लिए उसको एक प्लास्टिक का ड्रम लेना है 100 लीटर 150 लीटर का, फिर उसमें पानी भर दें। पानी भरने के बाद जो मात्रा यहाँ से लेके गए उसमें डालना है और उसको फिर 1 से 1.5 किलो गुड़ उसमें डालना है। गुड़ डालने के बाद उसको घोलते रहना है, चलाते रहना है। 3-4 दिन में ये तैयार हो जाता है और फिर उसको जल्दी से जल्दी उसका उपयोग करना है, मतलब 1 सप्ताह के अंदर वो उपयोग कर ले, नहीं तो फिर वो खराब हो जाता है। वो जो उसने जो तैयार किया है घोल, वो उसका पूरी तरीके से उपयोग कर ले। दर्शकों, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। अरे सुन तो, मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। दर्शकों, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और दर्शकों, आज हम आए हैं खंडवा में और हम बातचीत कर रहे हैं जैविक कपास की खेती के बारे में, साथ ही जैविक विधियों से किस तरह से उर्वरक तैयार की जाए, इसी विषय पर बातचीत करते हैं हम कुछ अन्य विशेषज्ञों से। जी, अच्छा ये तो बात हुई तैयार करने की कि किस प्रकार से किसान भाई अपने लेवल पे भी तैयार कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे कि आपसे जो कृषक जुड़े हुए हैं उनको आप उर्वरकों की जानकारी देते हैं, वो आपसे सीधे यहाँ से ले भी सकते हैं। ऐसे भी हमारे बहुत सारे कृषक भाई होंगे जिन तक कई बार जानकारी पहुँच ही नहीं पाती। ऐसे कृषक भाइयों के लिए आपका अनुसंधान केंद्र क्या करता है, किस प्रकार से उन तक जानकारियाँ पहुँचाता है? जी, हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र है, हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे कृषि विज्ञान केंद्र बने हुए हैं और वहाँ से बहुत सारे किसान भाई वहाँ जुड़े हुए हैं। तो हम वहाँ पर इनका प्रदर्शन करते हैं। हमारे जो आइटम्स हैं जो हम बना रहे हैं उनको वहाँ प्रदर्शित किए जाते हैं ताकि उनको वहाँ से जानकारी मिल सके। इसके अलावा हम जो कृषि विभाग है उसके भी संपर्क में रहते हैं, उनको भी हमने ये जानकारी दे रखी है कि कोई भी किसान यदि इसकी जानकारी चाहता है तो हमारे यहाँ से उपलब्ध है उसको, तो वो ले सकता है। तो इस तरह से हमने एक कनेक्शन बना के रखा है। और इस प्रकार जैसे केवीके हैं या अन्य संस्थाएं भी हैं, कई प्रकार के ऐप भी चलाती हैं। तो क्या आपके अनुसंधान का भी कोई हमारे ऐप यहाँ है भी जिसके जरिए जुड़ सकते हैं? हमारे यहाँ भी एक मैसेंजर ऐप चलता है जिसके माध्यम से करीब 35-40 हज़ार किसान जुड़े हुए हैं उस ऐप में और उनको संदेश बराबर जाते रहते हैं। जी जी। डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई जानकारी की बात हो गई। वहीं अगर हम लागत की भी बात करें, तो लागत कितनी आती है उसके बारे में आप हमें बताइए। यदि मैं आपको एक कंपैरिजन करके बता देता हूँ कि जैविक खेती से यदि हम कपास का उत्पादन करते हैं और रासायनिक तरीके से कपास का उत्पादन करते हैं तो दोनों में क्या फ़र्क होता है। जैविक खेती से यदि हम रासायनिक को कपास की खेती करेंगे तो हमको 40,000 के आसपास खर्च आता है, और वहीं यदि हम रासायनिक खादों से तैयार करते हैं तो 60 से 70 हज़ार का अंतर आता है। तो करीब 25-30% का जो अंतर है
वो किसान को फ़ायदे के रूप में प्राप्त हो सकता है। दूसरी बात ये है कि उसको अपना कुछ खर्च करना नहीं है। जैविक उत्पाद बहुत सारे ऐसे हैं जो उसको अपने घर पे भी तैयार हो जाते हैं, जैसे बायो फर्टिलाइज़र है, अपना वर्मी कंपोस्ट है, या गोबर की खाद है, वो अपने खेत पे घर पे तैयार कर सकता है। जी। इसके अलावा हम लोग एक जीवामृत भी बनाते हैं सर। जीवामृत भी एक न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट के रूप में काम करता है, और जैसे कि हम ग्रोथ रेगुलेटर या दूसरी चीज़ें देते हैं रासायनिक रूप में, उनकी जगह आप इसका उपयोग करके भी अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जीवामृत के बारे में आप बताया, बीजामृत भी बीजामृत भी तैयार होता है, जैसे कि बीजों का उपचार किया जाता है, उसके बारे में बताएं। बीजामृत और जीवामृत में थोड़ा सा अंतर है। जीवामृत द्रव्य रूप है, अच्छा, और बीजामृत सॉलिड है, मतलब कठोर, उसमें ठोस रूप में होता है। तो इनको जो है ना तैयार करने के लिए हमको गोबर की आवश्यकता होती है। गोबर जो होता है उसको हम लाते हैं, उसमें हम बेसन गुड़ मिला के उसको सुखा लेते हैं जी। सुखाने के बाद वो हमको बीजामृत के रूप में तैयार हो जाता है, जिससे हम उसकी बीज का उपचार भी कर सकते हैं। बाद में भी आप उसको खेत में डाल के उसका फ़ायदा ले सकते हैं। और जीवामृत में क्या होता है कि ये तरल रूप में रहता है, सीधा पौधों की जड़ों में डालते हैं और जड़ों से सीधा वो उसके जल्दी प्रभावी होता है। जी श्रीवास्तव जी, चलते चलते हम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि जो हमारा जो नया युवा है और ख़ासतौर से हमारे जो नए कृषक भाई हैं, किस प्रकार से वो कपास की खेती में आएँ, और जो नए आना चाह रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे। और बात करें विशेष तौर से कि जैविक उर्वरकों की उपयोगिता को लेकर, तो आप हमारे किसान भाइयों को इसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? नए जो किसान हैं वह किसान भाइयों को स्वागत करना चाहूँगा कि यदि वो इस कपास की खेती के लिए आते हैं तो उनके लिए एक बहुत अच्छी तकनीकी हमारे पास है। इन तकनीक का उपयोग करके वो उसका अच्छी कीमत ले सकते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो जैविक कपास है उसकी जो बाहर है, मतलब विदेशों में, उसकी बहुत अच्छी कीमत है। और यदि सही तरीके से जैविक कपास उत्पादन में किसान आता है तो उसको एक अच्छा लाभ मिल सकता है। मार्केट में इसकी प्रीमियम प्राइस मिलती है किसान को, यदि वो जो जैविक किसान उत्पादक लोगों से जुड़ सकते हैं। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो जैविक कपास को खरीदती हैं, उनसे जुड़ जाएं, वो खुद अच्छा उत्पादन करें और उसकी एक अच्छी कीमत उनको मिलेगी। जी बिल्कुल। किसान भाइयों, देखा आपने कि किस प्रकार से हम कपास के लिए यहाँ पर उर्वरक तैयार की जा रही हैं और किसान भाइयों के लिए यह जैविक उर्वरक कितनी उपयोगी हैं। किसान भाइयों, हम आज आए थे खंडवा के कपास अनुसंधान केंद्र में और आज हमने बातचीत करी डॉक्टर डी.के. श्रीवास्तव जी से, जो कि साइंटिस्ट हैं। श्रीवास्तव जी, आपका हम कार्यक्रम में आने के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। दर्शकों, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। दर्शकों, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में। दर्शकों, आज जैविक खेती के महत्व को सभी ने जाना है और इससे बहुत ही कम लागत में बहुत अच्छा मुनाफा प्राप्त किया जा सकता है। तो आज हम आए हैं खंडवा में और हम ऐसे ही सफल किसान से बातचीत करेंगे जो जैविक खेती कर रहे हैं और बहुत अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। आज हमारे बीच में है सफल कृषक युवराज ब्राह्मणे जी। युवराज ब्राह्मणे जी खंडवा से ही हैं और खेती किसानी करते हैं, एक लंबे समय से खेती से जुड़े हुए हैं। युवराज ब्राह्मणे जी, बहुत बहुत स्वागत कृषि दर्शन कार्यक्रम में। कृषक भाइयों को अपने बारे में बताइए कि आप कौन कौन सी खेती करते हैं। जी, मैं युवराज ब्राह्मणे हूँ सर। मैं दलहनी खेती का उपयोग किया था अभी। तो दलहनी खेतों में जैसे चने और उड़द, मूंग, इसका अधिकतर खेती ज़्यादातर किया है। और उसके बाद में आयुर्वेदिक
खेती आयुर्वेदिक पद्धति का उपयोग करता हूँ। जी, जी। और जो खेती जो है सर वो जैविक पद्धति से करना चाह रहा हूँ अभी बिल्कुल, धीरे बिल्कुल, धीरे। बहुत बढ़िया। जी जी। और अपने यहाँ के जो साइंटिस्ट के मार्गदर्शन से जैविक पद्धति का उपयोग किया है 2 साल से। तो सर यहाँ से PhD ले गया था और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा देखने को मिला। और सर इसमें डिकम्पोजर का भी उपयोग किया है जी। और सर दलहनी अपना बीजोपचार के लिए राइजोबियम का उपयोग किया था। जी जी सर। अच्छा, कितना समय हो गया आपको इस अनुसंधान से जुड़े हुए? 2 वर्ष से जैविक खेती का प्रयोग अभी सर के साइंटिस्ट के मार्गदर्शन से अभी कर रहा हूँ सर। 2 साल हो गए सर। अच्छा, जी, यहाँ जी। पे जो उर्वरक जो तैयार किए जा रहे हैं, जी, जी। फिर आपने इनका उपयोग अपने खेतों में किया? जी, किस सर। प्रकार से किया उसके बारे में हमें सर बताइए। जैसे PSB यहाँ से ले गया था सर। जी, जी। तो सर 100 लीटर का ड्रम लिया, उसमें पानी भरते हैं और 11 दिन तक उसमें जो PSB था उसको कॉम्बिनेशन के लिए 11 दिन के लिए रखते हैं। इसके बाद में जो पानी के साथ में पानी पिलाना होता है जी, जी। दलहनी खेती में, तो मटका तैयार किया और मटके में पानी भर के जो तैयार किया था PSB उसको सर मटके में भर के कितनी मात्रा में करना है उस आधार पे नल से धीरे 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 पानी के साथ में सिंचाई किया वो था। आपको जानकारी यहाँ कपास अनुसंधान जी, केंद्र से सर, आपको दे जी, दी गई जी, होगी। सर। अच्छा, कौन कौन सी फसलों में फिर आपने इनका उपयोग किया? सर अभी मैंने चने के फसलों में और अपने मूंग के फसल में और कुछ जैविक गेहूं भी बोया था। तो गेहूं में भी सर प्रयोग किया था और इस बार भी गेहूं में वापस से उसी का प्रयोग करना चाहूँगा मैं। दोबारा उसमें जी, प्रयोग करना जी, चाहेंगे? जी, सर। आपको लगता है एक किसान होने के नाते, कृषक होने के नाते, क्या लगता है कि जैविक उर्वरक कितने ज़रूरी हैं? बहुत ज़रूरी है सर। कारण कैसे सर, DAP यूरिया का प्रयोग करते हैं तो ज़मीन जो है वो बंजर बनते जा रही है, दिनों दिन सर बीमारियां बढ़ते जा रही है। और मैं जहाँ पर मेरे देखने में आया, किसान का बेटा हूँ सर, जन्म वहीं से हुआ, तो देखते आया हूँ कि बीमारियाँ ज़्यादा बढ़ते हुए आ रही है। तो किस प्रकार से कंट्रोल किया जाए, तो जैविक खेती में इसी बायो फर्टिलाइज़र का उपयोग करके बीमारियों को अपन चुनौती दे सकते हैं, कम से कम कर सकते हैं। और इसमें खर्च भी कम बढ़ रहा है, कारण DAP यूरिया महंगा आ रहा है। तो किसान भाइयों से तो यही निवेदन रहेगा कि बायो फर्टिलाइज़र का उपयोग करें। और सर उसमें कुछ बीमारियां जो आती थी उसमें सर जैसे कुछ बारीक कीड़े मकोड़े भी आते थे फसल के ऊपर, तो मैं आयुर्वेदिक जैसे दवाइयाँ कुछ तैयार किया। खाद तो यहाँ से मुझे मिल गया, लेकिन कुछ बीमारियाँ होती तो उसके ऊपर छिड़काव के लिए नीम की पत्तियों से और करंज की पत्तियों से आयुर्वेदिक जैविक पद्धति से दवाई तैयार किया सर। तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला सर। बहुत मुझे। अच्छा रिजल्ट जी। मिला, जैसा कि युवराज ब्राह्मण जी ने बताया। और जैविक उर्वरकों का उपयोग बहुत अच्छा है, हमारे किसान भाई कहें उसके लिए बहुत भी अच्छा है सर। युवराज जी बताइए। युवराज जी, उर्वरकों का आपने इस्तेमाल किया, आपने यहाँ जी। से ले भी गए, लेकिन जी। उर्वरकों का इस्तेमाल करते समय आपको निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ परेशानियाँ, जी कोई ना कोई चुनौतियाँ आपको पेश आई होंगी। जी, जी सर। उनके बारे में आप हमें बताइए, वो कौन सी परेशानियाँ थी जी। जो उस समय आपको पेश आई और आपने किस प्रकार से फिर उनसे फाइट करी, लड़ा और फिर आपने जी। रिजल्ट पाया जी उसका? सर, चुनौतियाँ तो शुरू में चुनौतियाँ रहती है सर, जी। कि जैसे अपन यहाँ से बायो फर्टिलाइज़र ले जाते हैं तो वहाँ पर कैसे तैयार करना है। तो यहाँ पर सर साइंटिस्ट के मार्गदर्शन, DK श्रीवास्तव सर के जी, जी। मार्गदर्शन से सर पहले तो अपने को कुछ ड्रम्स वगैरह लाना रहता है सर, तो एक चुनौती रह जाती है अपनी। और फिर पानी कितना रखना है, बनाना कितने दिन में है और उपयोग कितने दिन में करना है, तो सर ये कुछ चुनौतियाँ रहती। तो सर साइंटिस्ट डॉक्टर DK श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में सर प्रयोग करते रहा सर। यानी कि बहुत बढ़िया बात युवराज जी आपने बताई कि खेती में कुछ बदलाव। आप एक लंबे समय से कृषि से जुड़े हुए हैं, खेती किसान से जुड़े हुए हैं सर। परंपरागत तरीकों से। और यदि हम आज की बात करें, आज तो खैर वैज्ञानिक तरीके से खेती की जा रही है और बहुत सारे आजकल तो आधुनिक कृषि यंत्र भी बाजार में मौजूद हैं। जी। क्या लगता है कितना बदलाव आपको देखने को मिला है? सर किसान चाहे तो बदलाव ला सकते हैं, थोड़ा सा उनको सर कोशिश करना रहेगा। और साइंटिस्ट जो भी है अपने मार्गदर्शन है, उनसे मार्गदर्शन लेते हुए खेती में बदलाव करना ज़रूरी है सर। क्योंकि आज के समय में नाना प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही है। जैसे अपन DAP यूरिया और इधर से भी केमिकल का उपयोग ज़्यादा अगर करते हैं तो सर अपने स्वास्थ्य पे भी काफ़ी इफ़ेक्ट हो रहा है।
जी, तो जी। इसलिए सर जैविक पद्धति की ओर अग्रसर होना ही चाहिए और बढ़ना ही पड़ेगा सर। समय आने वाला जो है, बीमारियों को देखते हुए जैविक पद्धति की खेती करते हुए अपने स्वास्थ्य का भी सर ध्यान रखना सकते पड़ेगा। हैं। तो देखा जी। किसान भाइयों, आपने युवराज जी ने कितनी अच्छी बात बताई कि हमें लगातार अपडेट होना है, बदलाव लाने की सख्त आवश्यकता है। युवराज जी, आप कार्यक्रम में आए और आपने जी। हमारे कृषक बंधुओं से अपने जी, जानकारियाँ साझा करी, जी, इसके जी। लिए हम आपका बहुत 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 धन्यवाद देते सर, हैं। धन्यवाद। दोस्तों, कार्यक्रम में वक्त है खेती की खबरों का, तो आइए देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका खबरें खेती की में। चलिए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को मंजूरी, किसानों को मिले गुणवत्तापूर्ण बीज। प्रदेश में 74% बुआई पूरी। सकल घरेलू उत्पादन में उद्यानिकी की भागीदारी। पशुपालन के क्षेत्र में तेजी से हो रहे अनुसंधान। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाली राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य देश भर में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार का हिस्सा 1584 करोड़ रुपए और राज्यों का हिस्सा 897 करोड़ रुपए रखा गया है। पूर्वजों से विरासत में मिले पारंपरिक ज्ञान पर आधारित किसान रसायन मुक्त खेती के रूप में प्राकृतिक खेती की आदत डालेंगे, जिसमें स्थानीय पशुधन, एकीकृत प्राकृतिक खेती के तरीके, विविध फसल प्रणाली आदि शामिल हैं। प्राकृतिक खेती स्थानीय ज्ञान, स्थान विशिष्ट प्रौद्योगिकियों पर आधारित स्थानीय कृषि पारिस्थितिकी सिद्धांतों का पालन करती है और स्थानीय कृषि पारिस्थितिकी के अनुसार विकसित होती है। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन का उद्देश्य सभी के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए एनएफ कार्य प्रणालियों को बढ़ावा देना है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश के किसानों को हर हाल में अच्छी गुणवत्ता की खाद, बीज और कीटनाशक मिलना चाहिए। श्री चौहान ने अपने मंत्रालय की विभागवार समीक्षा के दौरान इस संबंध में अफसरों को किसानों की व्यापक भलाई के लिए दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी व प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में ऐसे दोषी लोगों के खिलाफ अभियोजन की कार्रवाई प्रभावी नहीं होने से वे छूट जाते हैं। इस बारे में वे स्वयं शीघ्र ही राज्य सरकारों से बात करेंगे ताकि राज्यों के स्तर पर प्रभावी कार्रवाई निरंतर की जाती रहे और जो कोई भी दोषी पाया जाए उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिल सके, जिससे कि ऐसे घृणित कृत्य रुक सकें। चालू रबी सीजन में गत वर्ष की तुलना में बुआई में तेजी आई है। अब तक लगभग 98 लाख हेक्टेयर में बोनी हो गई है, जबकि गत वर्ष इस अवधि में 97 लाख हेक्टेयर में बोनी हुई थी। इस प्रकार लक्ष्य के विरुद्ध लगभग 74% बोनी पूरी हुई है। राज्य के प्रमुख फसल गेहूं की बोनी 59 लाख हेक्टेयर में हो गई है, जो लक्ष्य के विरुद्ध लगभग 63% है। कृषि संचालनालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में रबी फसलों का सामान्य क्षेत्र 134 लाख हेक्टेयर है। इस वर्ष 149 लाख हेक्टेयर में रबी फसलों की बुआई की जाएगी। कृषि विभाग के अनुसार अब तक 98 लाख हेक्टेयर में बोनी कर ली गई है। इसमें राज्य की प्रमुख रबी फसल गेहूं की बोनी 59 लाख हेक्टेयर में हुई है, जबकि गत वर्ष अब तक 54 लाख हेक्टेयर में गेहूं बोया गया था। इस वर्ष प्रदेश में 92 लाख हेक्टेयर में गेहूं बोने का लक्ष्य रखा गया है। दूसरी प्रमुख फसल चने की बोनी अब तक 17 लाख हेक्टेयर में हो गई है, जो गत वर्ष समान अवधि में 19 लाख हेक्टेयर में हुई थी। इस वर्ष दलहनी बोनी 26 एवं तिलहनी बोनी 17 लाख हेक्टेयर में हुई है। प्रदेश में उद्यानिकी विभाग द्वारा विकसित की जा रही हाईटेक नर्सरियों को सेल्फ सेंसिटिव मॉडल पर विकसित किया जाए। यह निर्देश उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाहा ने मंत्रालय में विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक में दिए। श्री कुशवाहा ने कहा कि प्रदेश में उद्यानिकी फसल की विपुल संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए कृषक जन को उन्नत बीज के स्थान पर उन्नत किस्म के पौधे उपलब्ध कराए जाना चाहिए। नर्सरियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आय के आधार पर प्रत्येक नर्सरी को एक रिवॉल्विंग फंड दिया जाना चाहिए।
कृषक भाइयों को शासन की योजनाओं और ऋण प्रकरण के लिए बैंकर्स को भी आमंत्रित किया जाएगा। सकल घरेलू उत्पाद में प्रदेश की उद्यानिकी फसलों की भागीदारी 15% करने का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री लखन पटेल ने कहा है कि विश्वविद्यालय पशुपालन के क्षेत्र में अनुसंधान के कार्य में तेजी लाए, जिससे पशुओं की नस्ल में सुधार हो और दुग्ध उत्पादन बढ़े। केंद्र और राज्य सरकार पशुपालन के क्षेत्र में किसानों की आय दोगुनी करने के लिए हर संभव कार्य कर रही है। उन्होंने विश्वविद्यालय के प्राध्यापक और कर्मचारियों को 7वें वेतनमान का लाभ दिलाने के लिए छात्राओं की स्टाइपेंड की राशि बढ़ाने की बात कही। उन्होंने मुर्गी की कड़कनाथ नस्ल को बढ़ावा देने की बात कही, जिससे इस नस्ल को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी पहचान मिले और ग्रामीणों को इसका फायदा मिल सके। उन्होंने पंचगव्य के विपणन पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि हर जिले में एक ऐसा स्थान चयन किया जाए जहां पर पंचगव्य से निर्मित उत्पादों की बिक्री हो और वे आसानी से जनता को मिल सके। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। दर्शकों, आज कृषि दर्शन कार्यक्रम में बस इतना ही। और जैसा कि आपने देखा कि हम मध्य प्रदेश के खंडवा में आए हैं और हमने देखा और जाना कि जैविक कपास की खेती के लिए किन किन महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान रखना चाहिए और साथ ही जैविक विधियों द्वारा किस तरह से उर्वरक तैयार की जा सकती है। और अगले अंक में हम एक नए विषय को लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।